नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। और ममता बनर्जी बहुत डरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने ममता को खतरनाक स्ट्रेस दे दिया है। और देखिए, संदेश खाली में तोड़फोड़ होती है और ममता की पुलिस के लोगों ने सिर फोड़ दिए वहां। चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। तो ये सब ड्रामा क्या चल रहा है? ये ड्रामा क्या एसआईआर से बचने के लिए है? इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से आपके बहुत ही प्रिय पसंदीदा स्पीकर भाऊ। नमस्कार भाऊ, अभिनंदन। नमस्कार भाऊ, ये ममता बनर्जी इतनी डरी हुई क्यों है? इतनी स्ट्रेस में क्यों है? अब चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि ये जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है उस पर वो सवाल उठा रही हैं कि ये नियम विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है। तो ये उनका डर क्या कह रहा है? वो झूठे, देखो बार बार जो चुनाव जीते हैं वो तो झूठे हैं, उसको भी मालूम है। और जब झूठा होता है उसको तो डरना पड़ता है, वो भी बेचारी क्या करेगी। और जब आप कुछ झूठ करते हो तो संभाल के करना पड़ता है कि कभी पकड़े न जाओ। जब चोर कब होता है? जब पकड़ा जाता है तब चोर होता है। आपकी चोरी पकड़ी नहीं जाती थी तब तक ये सब चल रहा था और कोई सीरियस चैलेंजर था नहीं। लेफ्ट फ्रंट को हराकर ममता जब जीत गई तो आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट फ्रंट को जिताने वाले गुंडे और टोले थे वो ममता के पास आ गए, क्योंकि गुंडे जो होते हैं उनको पुलिस का और कानून का आश्रय जरूरी होता है, तो वो जिताते रहे। लेकिन और कांग्रेस तो मानो कुछ करने वाली थी नहीं, लेफ्ट फ्रंट तो अधमरी हो गई थी। ऐसे में बीजेपी जो वहां शुरू हो गया पिछले 10 साल में, मोदी के पहले चुनाव में तो बंगाल में बीजेपी का कुछ था ही नहीं। लेकिन देखते देखते इतना बड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस हो, सीपीएम हो या और छोटे मोटे दल जो कोई हो गए, वो जो ममता से तंग आ चुके थे वो आहिस्ते आहिस्ते बीजेपी के पीछे कंसोलिडेट हो गए, जिनको मोदी को हराना था। अब थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, 20 साल 25 साल पीछे, तो ममता क्या थी? ममता 2000 के पहले 96 98 से लेकर अपने हाईकमांड से, कांग्रेस हाईकमांड से झगड़ा करती थी कि भाई सीपीएम से लड़ो, सीपीएम को हराना चाहिए, सीपीएम गुंडों लोगों की पार्टी है करके वही ममता रो रही थी, चिल्ला रही थी। एक समय था कि बांग्लादेशियों को बाहर करो, इसके लिए पार्लियामेंट में कागज फाड़कर उन्होंने स्पीकर के मुंह पर फेंके थे। वही ममता है ना। लेकिन 2011 में चुनाव जीतने के बाद उसका सब बदल गया, क्योंकि जो कल तक सीपीएम को जिता रहे थे ये इनके पास आ गए। अब उसके बाद ना कांग्रेस चैलेंज कर रही थी ना लेफ्ट फ्रंट चैलेंज कर रही थी, क्योंकि वो सब बुकिश हो गए। लेफ्ट पार्टी भी एक्टिविस्ट होती है, लेकिन लेफ्ट पार्टी में इतना बुकिशनेस आ गया कि रास्ते पर लड़ने वाली लीडरशिप बची नहीं। जो पार्टी ज्योति बसु वगैरह जो थे उन्होंने जमीन पर रहकर लड़कर खड़ी कर दी थी, वो पार्टी, ये जो जेएनयू से निकले हुए प्रकाश करात हो या सीताराम येचुरी वगैरह हो, उन्होंने बुकी स्टाइल से चलाते चलाते जो एक्टिविस्ट पार्टी तो खत्म कर दी। तो वहां जो लोग थे, तो हर पार्टी में जो लोग होते वो कोई आइडियोलॉजी से कनेक्टेड नहीं होते, वो अपना अपना मकसद लेके आते कि भाई इनके साथ कौन लड़ेगा। वैसे ही वहां के तंग आ चुके जो बहुत सारे हिंदू थे, मुस्लिम गुंडागर्दी से गुस्से में थे, वो बीजेपी के पास आ गए। ममता की गुंडागिरी से तंग हुए थे, वो आ गए। ऐसे होते होते बीजेपी बनी है और पहली बार 2019 में उनको रियल चैलेंज मिल गया ममता को। नहीं तो कांग्रेस मानो अधमरी हो गई थी और सीपीएम में ताकत नहीं थी। तो आज ये बात है कि ममता को जब पता चला कि एसआईआर से हमारे झूठे मूठे जो बोगस वोटर है वो निकाले जाएंगे, तो डेस्परेट हो गई है, छटपटा रही है। तो इससे रोको, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। और जब ये जो हुआ क्या, एसआईआर में जो उनके बीएलओ वगैरह थे, जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको उन्होंने बोला था कि ये गड़बड़ कर दो ये। तो जब चुनाव आयोग ने उसको छटनी शुरू की तो सामने आ गए, तो उनको सस्पेंड करो, उन पर एफआईआर दाखिल करो, तो ये नहीं कर रही थी।
तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कर्मचारियों को सीधे सीधे चुनाव आयोग भी सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए, फिर भी आज की तारीख में चुनाव के काम में लगे तो उन पर अधिकार ममता का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, चुनाव आयोग का है। तब जाके वो जो कर्मचारी थे वो पहले डरे हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। तो वो डरने के बाद आहिस्ते आहिस्ता वो डर ममता के पास पहुंचा है। और ममता दूसरी तरफ डर रही है कि अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के बैकिंग में कर रहा है और चुनाव आयोग ने बोल दिया कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है, तो 356 लग सकता है और सरकार हाथ से चली जाएगी। और अगर सरकार हाथ से चली गई तो ममता के जो गुंडे हैं उनको आश्रय नहीं मिलेगा, आश्रय नहीं मिलेगा। वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंडर स्टेट आ जाता है। आपको याद होगा कि एक समय था 71 के बाद, जब इंदिरा जी ने स्टेट गवर्नमेंट बर्खास्त किया था और सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर बन के सेंटर में थे और चला रहे थे वेस्ट बंगाल। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ममता डरी है। एक तो वोटर के नाम काटे जा रहे, तो खत लिखे या कोई याचिका करे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा एक्सट्रीम स्टेप जो उठाया है वही उन पर अब कर्मा वापस आ रहा है। तो इसलिए ममता डरी है, उसके पास कोई चारा नहीं है। और जो लोग, मैं जिसको चाहूं, गुजरात का यूसुफ पठान लाकर अधीर रंजन के खिलाफ खड़ा कर दिया, कीर्ति आजाद को बिहार से उठाकर वहां लेके गए, और किसी को यशवंत सिन्हा हो, किसी को भी मैं जिसको लेबल लगा दूंगा वो चुनकर आएगा, क्योंकि गुंडागिरी से वोट मिलते थे। अगर वो गुंडागिरी नहीं बचेगी तो चुनाव जीतना आसान नहीं। और इसलिए ममता डरी हुई है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पा रहा है। और भाऊ, ये जो बाबरी का निर्माण का जो ड्रामा शुरू हुआ है, ये सब क्या संदेश दे रहा है? वो अभी उसको पता चला है कि बाबरी का अगर वहां निर्माण हो रहा है तो पहले से जो बांग्लादेश के कारण वेस्ट बंगाल में जो हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा था, ये अगर जो कोई है कबीर हुमायूं, तो जी, हुमायूं कबीर, वो अगर बाबरी का निर्माण करने जाएगा और कर रहा है, उससे जो कुछ बचे कुछ हिंदू है वो भी कंसोलिडेट होते जाएंगे। और वो उसको नहीं रोक पा रही है। वो तो मानो कठपुतली उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब कठपुतली अपनी तरीके से खड़ी हो गई है, तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन और गुंडागर्दी को जो लगाम लगाया जा रहा है, उससे ममता डरी हुई है कि अगला चुनाव आसान नहीं रहा है, और इससे वो डर गई है। और जितने आगे जाएगी उतना उनका ही नुकसान है। जिस ढंग से अमित शाह गए थे, अमित शाह के मीटिंग को रिस्पांस मिल रहा है, शुभेंदु अधिकारी को रिस्पांस मिल रहा है, वो कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और ममता उतनी ग्राउंड की है, रास्ते पर काम करने वाली है कि उनको पता चलता है कि क्या होने वाला है। तो जितना नुकसान बचा सकती है वो बचाने की कोशिश कर रही। लेकिन जब ऐसा होता है तब देखो, हम बैलेंस जाता है का मतलब क्या होता है, वरना तो बैलेंस रखना नहीं पड़ता, लेकिन जब हम लुढ़कने लगते हैं तब बैलेंस करना पड़ता है। तो उसको पता चल गया कि मैं लुढ़क रही हूं। हाँ, लेकिन एक बात है कि पिछली बार जो बीजेपी की गलतियां हुई थी, तो बीजेपी उतने ढोल नगाड़े नहीं बजा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारा काम 2 साल से चल रहा है। और बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद वहां के सारे जो स्ट्रेटेजिस्ट है बीजेपी के, आरएसएस के, वो बंगाल पहुंच गए। 1 महीने से ज्यादा उसको हो गया, तो वो काम में लगे। और ग्राउंड रिपोर्ट तो ममता के पास आती ही होगी ना, उसके पास उधर की होम मिनिस्ट्री है, तो उनको पता है कि नीचे क्या हो रहा है, क्या हवा बदल रही है। तो हवा बदलती है तो उनको रोना धोना शुरू होगा ही, वो स्वीकारना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा।
और देखिए पड़ोस में बांग्लादेश में हादी को किस तरीके से लिंचिंग किया गया, ऐसी लिंचिंग शायद से मैंने कभी देखी सुनी नहीं, लेकिन ममता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नहीं, वो कैसे निकलेगा? वो तो वोट, मुस्लिम वोट बैंक पर टिके हुए हैं ना आज तक। इनकी गलती वही तो है। हमारे यहाँ जो लिबरल सेक्युलर है उनकी यही तो गलती है कि मेजॉरिटी है वो तो चिंता नहीं करती। अगर हम माइनॉरिटी की तरफ से बोलते रहे, मुस्लिमों के तरफ से बोलते रहे, तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पक्का है। उसके आधार पर थोड़े इधर के मेजॉरिटी के लाएंगे तो भी हम जीत जाएंगे। 2014 के पहले क्या बात होती थी? आप मुस्लिमों को अलग रख के इस देश में सरकार नहीं बना सकती। तो 2014 में मोदी ने हिंदू वोट बैंक बनाई। इसकी स्ट्रेटेजी इनको समझ में नहीं आई। जो 2012 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में मोदी जी ने उस मौलाना की टोपी वापस दी थी, आपको याद होगा। तो अगर वैसा करूंगा तो यहाँ 50 कैमरे लगे हैं और उस कैमरे में जो रिकॉर्ड होगा, जो फोटो निकाले जाएंगे, उसका बड़ा बवाल खड़ा कर देगा सेक्युलर मीडिया। ये मोदी जानते थे और वो हो, इसीलिए उन्होंने वो एक्शन की थी। लेकिन जितना ये फोटो, ये रिकॉर्डिंग बताया जाएगा कि मुस्लिमों का अपमान, इस्लाम का अपमान, मौलवी की टोपी वापस कर दी वगैरह, जितना बोलेंगे उतना हिंदू वोट बैंक खड़ी करने में मदद होगी। ये मोदी जानते थे। मोदी बड़े चालाक नेता है। जो लोग देखकर शरद पवार हो या ममता हो या और कोई कांग्रेस के नेता हो, वो टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी करते हैं, तो वो देखकर अगर हिंदू लोगों का दिल जलता था तो वो खुश हो गए, यार हमारे में एक शेर निकला कि जो टोपी भी लगाने से मना कर रहा है। तो उस दिन एक हिंदू वोट बैंक तैयार हो गई और वो हिंदू वोट बैंक बढ़ती जा रही है। अब देखिए 70-80% से ज्यादा तो हिंदू है। अगर 70-80% शेयर पर आप ध्यान नहीं दे रहे और आप 18-17% के लिए सब के सब पार्टियां दौड़ रही है, तो मोदी जी के तो बल्ले बल्ले है। बस वो शेयर जितने मिलते हैं वो खरीदते जा रहे हिंदू वोट बैंक के। तो अब जाके ममता को पता चला है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर चलने वाला नहीं है। आहिस्ते आहिस्ता बंगाल का हिंदू भी मुस्लिम तुष्टीकरण से नाराज हो गया है, परेशान और हैरान हो गया है और वो ममता से दूर जा रहा है। इसका जब रियलाइजेशन हुआ है तब समय देर हो चुकी है और इससे ममता डरी हुई है। भाऊ देखिए अभी काउंटर होना शुरू हो गया है। ममता ने पत्र लिखा, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को जो ज्ञानेश कुमार जी उनको पत्र लिखा और उनसे कहा कि मतदाता सूची की SIR की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। तो ये क्या बताता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर बताया कि ये होना चाहिए और यहां तक बोल दिया कि जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है उन पर FIR दर्ज करो, एक्शन ले लो। अगर नहीं एक्शन लिया जाता और इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ हस्तक्षेप करती है तो स्टेट गवर्नमेंट पर भी एक्शन करना लाजमी बन जाता है। और ममता इसमें फंसी है, यहां जाओ यहां वहां जाओ। तो ये साफ है ममता डरी क्यों है, हमको पता है। क्योंकि उनके कम से कम 1 करोड़ वोट जाने वाले हैं, उन्होंने जाना है। और बंगाल से अब सीधे महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं क्योंकि सभी की नजर अब वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे नजर लगी हुई है। वहां चुनाव है, लेकिन BMC में क्या चल रहा है? उद्धव ठाकरे का खेल बिगड़ता जा रहा है। कुछ नतीजे पहले ही सामने आ गए चुनाव से पहले। जी भाऊ। नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप लोग उधर बैठे हो, मैं यहाँ हूँ मुंबई में। जी। आप लोग जो खबरें देख रहे हैं उसमें कुछ दम नहीं है। आपको एक बात बता दूं, देखो पर्चा भरने का आखिरी दिन था 30 दिसंबर। उसके 2 दिन पहले घोषणा हो गई कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी जो है उनमें सीट का बंटवारा हो गया, गठबंधन हो गया और प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है
उसको कांग्रेस ने 62 सीटें दी है, बाकी सीटें कांग्रेस अपने पास रख रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। 30 तारीख के दूसरे दिन 31 दिसंबर को खबर आई कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने 16 जगह कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए। इसका मतलब जानती है? इसका मतलब यह है कि आपके पास हारने के लिए भी 16 जगह पर कैंडिडेट नहीं थे जो जाकर पर्चा भरे और हार जाए, कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव में पर्चा भरे। पर्चा भरने के लिए आपके पास 62 में से 16 जगह पर कैंडिडेट भी नहीं है, और आप कांग्रेस के साथ सीट का बंटवारा कर रहे हो। कांग्रेस उसकी जान पहचान करे बिना उनको 62 सीट दे रहे। इसका मतलब कांग्रेस कितनी सीरियस है, प्रकाश अंबेडकर कितना सीरियस है, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे कितने सीरियस है? कोई सीरियस ही नहीं है। बीजेपी और बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है, अजित दादा, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये 3 नेता और उनकी पार्टियां छोड़कर इस चुनाव में बाकी की पार्टियां, उनके विरोधी पार्टियां बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये टाइम पास कर रहे हैं। हाँ चलो लड़ते हैं तो चलो लड़ेंगे, जाते जाते देख लेंगे। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो बात एक होती है ना, आपको बीजेपी को हराना है, मुंबई का मेयर अपनी पार्टी का लाना है, तो इसके लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट लाने पड़ेंगे। जिस कैंडिडेट को चुनाव जीतना है उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हो तो आपको पूरी तैयारी से उतरना पड़ेगा। आपके पास हारने के लिए कैंडिडेट नहीं है तो आप जीतने के लिए कैंडिडेट कहां से लाओगे और चुनाव कैसे लड़ोगे? ये क्या चल रहा है मालूम है? आप जो दिल्ली में बैठकर या कोलकाता या चेन्नई में बैठकर जो खबरें यहाँ की सुनते हो ना, तो आप कमेंट्री सुन रहे हो। पुराने जमाने में टीवी पर मैच नहीं दिखाई देती थी, हम लोग कमेंट्री ट्रांजिस्टर कान को लगाकर कमेंट्री सुनते थे, और जो कमेंटेटर था वो जो रिपोर्टिंग करता था वो हम सुनते थे, हमको तो दिखाई तो कुछ नहीं देता था। अब वो गावस्कर के जगह किसी और को कपिल देव का नाम लेता तो हम समझते कि भाई कपिल देव बैटिंग कर रहा है। मानो एक तरीके से आज का जो अपोजिशन महाराष्ट्र में है वो एनडीए के इशारों पर नाच रही कठपुतली है। ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे तय करते हैं कि आज कौन नाचेगा, और ये नाचते। इतनी बुरी हालत है इनकी, क्योंकि इनको लड़ना नहीं है। ये समझते हैं कि हम मीडिया में धमाका पैदा कर देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अब देखिए, मीडिया जो है वो सिर्फ 4 या 5% लोगों तक पहुंचता है। हमारी भी सुनने वाले 10% से ज्यादा नहीं है, 90% लोग हमारी बात सुनते भी नहीं है। तो हम खामखा ऐसा गर्व ना करें कि हम लोगों का मत बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। 90% लोग कोई भी बात, यानी न्यूज़पेपर हो, यूट्यूब हो या कोई, सुनते नहीं है। वो अपने तरीके से सोचते हैं, खबरें देखते, कोई नहीं देखते, जो चीज हो रही है देखते हैं, अपना वोट तय करते। अब वोटिंग जो होता है, चुनाव जो होता है, वो मानो 12, 15, 20% के लिए होता है। 80% वोटिंग जो है वो फिक्स है, किसी ना किसी पार्टी के लिए है। 15 या 20% जो फ्लोटिंग वोटर होता है उसको आकर्षित करने के लिए पूरा तमाशा किया जाता है। बाकी बीजेपी का देखो, 25 से 30% बीजेपी का महाराष्ट्र में वोटर फिक्स है। उद्धव ठाकरे का 12-14% फिक्स है, एकनाथ शिंदे का 12-14% फिक्स है, अजित दादा का ऐसा कोई फिक्स है, कांग्रेस का समझो 17-18% फिक्स है। तो ये आप इकट्ठा करो तो अंदाजन 75-80% वोजन हो जाता है। तो हर समय लोकसभा हो, विधानसभा हो, कारपोरेशन हो या उपचुनाव हो, उसके लिए 20% वोटर ऐसा होता है कि वो उस चुनाव के आधार पर या कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट करता है, और पूरा उसको लुभाने के लिए जो कोशिश होती है उसको चुनाव बोलते हैं। 80% वोटर फिक्स है।
तो कोई मजाक करते हैं। देखो अभी भी बिहार का चुनाव हमने देखा, बिहार के चुनाव में सीटें आरजेडी की कम हुई, लेकिन आरजेडी का वोटिंग परसेंटेज देखो, उनका सुपड़ा साफ नहीं हुआ, वो पार्टी जिंदा है। कांग्रेस के पास 6-7% है, लेकिन आरजेडी के पास कम से कम मेरा ख्याल है 24, 25, 27% वोट है। लेकिन हम खबरें देते इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो दूर कोई बैठा हुआ कर्नाटक का समझता है अरे यानी लालू का परिवार खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म नहीं होगा। उनके 27%, 26% वोट है तो वो रिसरेक्ट हो सकते हैं। तो वैसी बात यहां भी है। तो जो चुनाव के लिए प्रचार वगैरह तमाशा चलता है वो 15 या 20% के लिए होता है। अगर उस पर जो ज्यादा कब्जा करेगा, वो जो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करेगा, वो फाइनल लड़ाई जीत जाता है। आपने देखा विधानसभा में इतने, बिहार हो या महाराष्ट्र हो, एकदम सुनामी जैसे रिजल्ट आ गए। क्यों हो गए? 4, 4.5, 5% वोटिंग महाराष्ट्र में बढ़ाया गया, बिहार में 6% वोटिंग बढ़ाया गया। और क्या हो गया? अगर ये वोटिंग जो पार्टी बढ़ाएगी तो उसका सबसे ज्यादा हिस्सा वो बढ़े हुए वोट में होता है और वो बाजी मार जाता है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये जो आपका कोई चैनल का एक रिपोर्टर है राजीव रंजन, या माहौल क्या है वगैरह करता है ना, उसका एक मैंने वीडियो देखा। तो उसमें एक बढ़िया बात थी। एक 60-70 साल की महिला, बुढ़ी महिला, उसको वो बोलता है किसको वोट दिया, तो वोट देकर निकल रही है। किसको वोट दिया? बोले मोदी को वोट दिया। तो बोले अच्छा, क्यों मोदी को दिया, नीतीश को क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तेजस्वी क्यों नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। आखिर में वो उस महिला को बोलता है कि आप मोदी को वोट कैसे दे सकते हो, यहां तो मोदी का कैंडिडेट ही नहीं है। तो वो महिला उसको समझाती है मैंने मोदी को ही वोट दिया है। तो बोला मोदी का चुनाव चिन्ह तो कमल है, यहां तो कमल है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं नहीं बोली, मोदी का कमल नहीं है, यहां मोदी का तीर है। यानी उस औरत को किसी ने बड़ी तरीके से समझाया है कि अगर इस चुनाव क्षेत्र में तुम मोदी को वोट देना चाहते हो तो तुमको तीर पर बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि कमल निशान मिलेगा नहीं। या तो कमल दबाओ या तो तीर दबाओ। तो इस महिला को जिसने समझाया, इस माइक्रो लेवल पर जब प्रचार जाता है तो चुनाव के नतीजे अपने आप समझ आते हैं। जो मैंने 200 का आंकड़ा बोल दिया था बिहार में, तो मैं ऐसे चुनाव वीडियो देखता हूं, उसके आर पार जाकर उसका आशय, उसका सार निकालना चाहता हूं, जो शायद इंटरव्यू लेने वाले को पता नहीं है बुढ़िया क्या बोल रही है, लेकिन मैं समझ गया कि किसी ने घंटों बैठकर उसको कन्विंस किया है कि या तो तीर दबाना या तो कमल दबाना। तो इस ढंग से जो मेहनत होती है वो तुम मीडिया में कितनी भी ऐड करो, कितने भी इंटरव्यू दो, उससे काम होने वाला नहीं है जो माइक्रो लेवल पर होता है, और वो वोट पक्का होता है। तो महाराष्ट्र में भी वही हुआ है। बीएमसी या पूरे जो 29 कॉरपोरेशन है उसमें बड़ी आसानी से एनडीए बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी, मेरा अंदाजा है कि बीजेपी कम से कम 18 या 20 कॉरपोरेशन में जीत जाएगी। एकनाथ शिंदे 2-3 कॉरपोरेशन में जीत जाएंगे, अजीत दादा 1-2 कॉरपोरेशन में, या दोनों तीनों मिलकर 1-2 कॉरपोरेशन में। तो शायद 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन को कॉरपोरेशन छूटेंगे। उसमें मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, पुणे नहीं है। यानी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो है वो पूरी की पूरी एनडीए के पास आ जाएगी, और फिर वही रोदन होना शुरू हो जाएगा, ईवीएम ने जिता दिया, तो रोना धोना शुरू होगा। अभी अभी तो गोवा में और कर्नाटक में बैलेट पर हो गया, वहां क्या हो गया। तो जो हारने वाला होता है ना, वो इसी ढंग से रोता, निगेटिवली थिंकिंग करता है, उसके आगे नहीं जाता। भाऊ, आपने एक्सपेक्टेड नंबर बताया है, शायद से इनको ये बात पता चल गई है, उद्धव अपने आप को अकेले समझ रहे हैं, मतलब इन्हें काम नहीं करना, जैसे कि आप बता रहे हैं। शरद पवार उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और कांग्रेस ने तो इनको पता नहीं कब का छोड़ दिया है।
अब जहां तक उनके भाई जो राज ठाकरे हैं उनके साथ आ गए हैं, लेकिन अब इससे आगे क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, ये तो होने वाला था, ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ दिया, पिछले 6 साल से मैं उनको ही समझा रहा हूं कि तुमने अपने पिता की विरासत मिट्टी में मिला दी। एक एक पहचान होती है, देखो बाबू तोरसेकर ये मेरी पहचान है, अगर मैं वही मिटा दूं तो कौन मुझे पूछेगा। मनविंदर एक अपनी पहचान लेकर चलती है, अगर वही डिलीट कर दो तो तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। आज उद्धव ठाकरे खुद को नहीं पहचान पा रहे, जिनका भाषण हमेशा मेरे हिंदू बंधु भगिनी वगैरह बोलते थे, आज वो नहीं बोलते, नहीं बोलते। तो किसकी पहचान मिटा दी आपने? अपनी ही पहचान मिटा दी है। तो वोटर इनको पहचानेगा कैसे? कौन हो तुम भाई? हम तो नहीं जानते। बाला साहब तो हिंदू हृदय सम्राट थे, तुम तो मुल्ला हो गए। तो अपने आप उन्होंने अपनी पहचान खराब कर दी। अब आपको आंकड़े बताता हूं, देखो लोग विधानसभा में जो क्या बोलते हैं उसको, वोटिंग हुई थी, उसमें बीजेपी को 29 पॉइंट कुछ परसेंट मिला था, एकनाथ शिंदे को 17% कुछ मिला था। तो दोनों को मिलाकर 46% से ज्यादा होते। अब उद्धव ठाकरे को कुछ 23% वोट मिले थे, राज ठाकरे और कांग्रेस के साथ होते हुए उद्धव को 23% मिले। हाँ, अब राज ठाकरे को 7% मिले थे, तो वो एडिशन करके उनके 30% बनते और शिंदे और देवेंद्र के 46% बनते। 16% का गैप है। ये गैप कैसे भरोगे? समझो 4% इनके कम हो गए और इनके 4% बढ़ गए, तो भी 34 और 42 होता है। 8% का तो गैप और बचता है, कहां से लाओगे? तो कहने का मतलब ये सामने दिखाई देता है। फिर अभी अभी एसेंडिया नाम के जो कोई है पोल करने वाले, ओपिनियन सर्वे, उनके आंकड़े आए, उनमें उन्होंने दिखाया कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस एग्जिट पोल में उन्होंने जो सर्वे किया था, उसमें मराठी में 58% एनडीए के खाते में थे मराठी वोटर, और सिर्फ 28% मराठी वोटर उद्धव के या एमबीए के साथ थे। आज की तारीख में जो अभी अभी एस इंडिया ने सर्वे किया है, उसमें वो बोलते हैं कि 42%, यानी एनडीए को जो वोट मिले थे उसमें 16% या कुछ, हाँ 16% कम हो गया। 42% मराठी वोटर शिंदे और देवेंद्र के साथ है, और दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ 44% है, 2% का फर्क है। मुस्लिम वोटर जो है, जो विधानसभा में 72% उद्धव के साथ था, आज की तारीख में वो बस 28% बचा है, 28%। तो ये घाटा उद्धव ठाकरे कहां से भरेंगे? सीधी बात है। नॉन मराठी जो है वो 58%, 56% थे, वो 54% हो गए एनडीए के साथ। उद्धव के साथ जो कुछ 34% विधानसभा में थे वो और घट गए। तो आंकड़े बोलते हैं, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आंकड़े जो बोल रहे हैं वो कान में अगर रुई डाली है तो निकालो, आंखें खोलो, आंखें खोल कर देखो, कान की रुई निकालो और आंकड़े बोल रहे हैं सुनो, दिखाई देगा। वो समझाने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि ये घर से बाहर निकले नहीं है। 15 को वोटिंग है, 10 दिन के बाद, उसमें से 2 दिन निकालो तो 8 दिन बचे हैं प्रचार के लिए। लेकिन ठाकरे भाई आज तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, ना कोई मीटिंग की। तो चुनाव क्या मजाक है? चुनाव अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर मंगवाने वाली चीज होती है। आपको जाना पड़ता है, आपको डिलीवरी बॉय होना पड़ेगा। अब ऑफिस में बैठकर क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर से इधर का माल उधर नहीं कर पाओगे। वोटिंग घर घर में जाना पड़ता है। और पिछले 6 महीने ये सिर्फ भाई भाई साथ आने की बात कर रहे हैं,
लेकिन अपने कैंडिडेट फिक्स नहीं करे। कैंडिडेट के लिए भी 10 दिन का समय सिर्फ मिला है। वो अपने वार्ड में कम से कम 30-40 हजार का वार्ड होता है मुंबई का, इतने लोगों के पास पहुंचना, ठीक है 5-6 हजार लोगों के पास तो पहुंचना पड़ेगा, तो आसान बात नहीं है। ये हारे हैं और मन से हारे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, बस हमारे लिए भगवान तू कुछ कर, दुआ मांग रहे। मराठी मानुस नाम का जो भगवान है उसके पास ये दुआ मांग रहे, भाई हमारे लिए तू कुछ कर, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। तो चुनाव का नतीजा मेरे बिल्कुल सामने है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने भाऊ बिल्कुल सही बताया, और जो नतीजा आप देख रहे हैं। एंड एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, आप कह रहे थे कि हमें लोग सुनते नहीं है, तो भाऊ आपको लोग बहुत सुनने के लिए आते हैं। आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।